सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 19 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में विश्व बांस दिवस कब मनाया गया। तो आंसर होगा 18 सितंबर को। तो हर साल 18 सितंबर को वर्ल्ड बैम्बू डे के रूप में मनाया जाता है। मनाने का उद्देश्य बांस के बारे में जागरूकता बढ़ाना और इसके इस्तेमाल को बढ़ावा देना। इस बार की थीम की बात करें तो अगली पीढ़ी का बांस, समाधान, नवाचार और डिजाइन इसकी थीम है। वैसे विश्व बांस संगठन की बात करें, इसकी स्थापना 2005 में होती है। हेडक्वार्टर आपको बेल्जियम में मिलेगा। और जो बांस का पौधा होता है उसे ग्रीन गोल्ड भी कहा जाता है। बांस गरीब की लकड़ी बांस को ही कहा जाता है। और आपको याद होगा दुनिया का पहला बांस से बना क्रैश बैरियर ये कहाँ पे लगाया गया था, महाराष्ट्र में, और उसका नाम बाहुबली रखा था। तो याद रखेंगे वर्ल्ड बैम्बू डे होता है 18 सितंबर को। अब इंपॉर्टेंट डे वाला प्रश्न है, चलो सितंबर के सारे इंपॉर्टेंट डेज एक बार आपको फिर से रिवाइज करा दे। तो हमने देखा 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया, 5 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी, 1 से लेकर 7 सितंबर तक नेशनल न्यूट्रिशन वीक, 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ पुलिस कॉपरेशन, 7 सितंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस, इंटरनेशनल वल्चर अवेयरनेस डे। ये सितंबर के पहले शनिवार को होता है, इस बार 7 सितंबर को था। और 7 सितंबर को ही इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु नील गगन दिवस, जिसे भारत में स्वच्छ वायु दिवस कहते हैं। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, 8 सितंबर को विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस, वर्ल्ड फिजिकल थेरेपी डे, 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस, 12 सितंबर दक्षिण सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस, 15 सितंबर को राष्ट्रीय इंजीनियर डे और अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस, फिर 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे के रूप में मनाया था। और अब ये 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस के रूप में मनाया। तो ये सितंबर के इंपॉर्टेंट डेज, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि अभी भारतीय महिला फुटबॉल टीम के नए कोच के रूप में अभी किसे नियुक्त किया गया है। तो आंसर होगा संतोष कश्यप को। तो अभी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने संतोष कश्यप को इंडियन वुमेन्स फुटबॉल टीम का नया मुख्य कोच बनाया है। वे किनके स्थान पर आए हैं या उन्होंने किनका स्थान लिया? चाओबा देवी के स्थान पर वो आए हैं। देखो पहले अगर हम बात करते हैं ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की, ये भारत में फुटबॉल खेल की गवर्निंग बॉडी है। स्थापना होती है 1937, मुख्यालय नई दिल्ली में है और चेयरमैन है कल्याण चौबे। और कोच वाला प्रश्न है, तो अभी तक भारतीय टीमों में अलग अलग खेलों में जो भी कोच बने हैं वो सारे मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ। जैसे कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कोच बने थे अमोल मजूमदार, पुरुष टीम के कोच बने थे गौतम गंभीर, और भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के बॉलिंग कोच बने थे मोर्ने मोर्केल, साउथ अफ्रीका से हैं। भारतीय महिला हॉकी टीम के कोच हरिंदर सिंह हैं। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कोच बने अभी क्रेग फुलटन, साउथ अफ्रीका से हैं। ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है। भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम के कोच बने PR श्रीजेश, क्योंकि अभी हॉकी से इन्होंने संन्यास ले लिया पेरिस ओलंपिक के बाद में। भारतीय पुरुष बास्केटबॉल टीम के कोच स्कॉट फ्लेमिंग बने, अमेरिकी हैं। भारतीय रग्बी टीम चाहे पुरुषों की हो चाहे महिलाओं की हो, उसके कोच बने वैसाले सेर्रवी, फिजी देश के हैं। भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के कोच बने थे मनोले मार्कोच, ये स्पेन से हैं। और अभी हमने देखा भारतीय महिला फुटबॉल टीम के कोच बन गए कौन? संतोष कश्यप इनका नाम है। तो ये सारे कोचेज हैं, ये नए बने हैं, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं हाल ही में सशस्त्र सीमा बल के नए डायरेक्टर जनरल कौन बन गए हैं। तो आंसर होगा अमृत मोहन प्रसाद। तो अभी तक सशस्त्र सीमा बल के जो डायरेक्टर जनरल थे वो दलजीत सिंह चौधरी थे, हमने पढ़ा भी था। फिर उनको बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का नया डायरेक्टर जनरल बना दिया गया था और अब उनकी जगह सशस्त्र सीमा बल के डायरेक्टर जनरल बना दिया गया है अमृत मोहन प्रसाद को। तो इनका नाम आपको याद रखना है। ये अभी तक CRPF के स्पेशल डायरेक्टर जनरल हुआ करते थे। सशस्त्र सीमा बल की बात करें, इसकी स्थापना होती है 1963 में। ये नेपाल और भूटान के साथ भारतीय सीमा पर हमारी रक्षा करते हैं और इसका मोटो होता है सेवा, सुरक्षा और भाईचारा। चलो वैसे मैंने कल भी आपको रिवाइज कराए थे, जो भी अभी नए डायरेक्टर जनरल बने हैं एक बार फिर से रिवाइज कराता हूँ। देखो सबसे पहले हमने यही पढ़ा, सशस्त्र सीमा बल के डायरेक्टर जनरल बन गए अमृत मोहन प्रसाद और BSF के बन गए दलजीत सिंह चौधरी। CRPF के डायरेक्टर जनरल बने थे अनीश दयाल सिंह, CISF के राजविंदर सिंह भट्टी और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के डायरेक्टर जनरल बने B श्रीनिवासन। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के डायरेक्टर जनरल बने आलोक शर्मा। ITBP के बने राहुल रसगोत्रा।
एनसीसी के गुरबीर पाल सिंह, इंडियन कोस्ट गार्ड के तो अभी कोई नहीं बने, राकेश पाल थे जिनका निधन हो गया, और पीयूष आनंद ये एनडीआरएफ के डायरेक्टर जनरल हैं, मनोज यादव आरपीएफ के डायरेक्टर जनरल, राजेश निर्वाण होमगार्ड के डायरेक्टर जनरल बने, असम राइफल्स के अभी विकास लखेरा बने थे, और कल ही पढ़ा था अनुराग गर्ग के बारे में, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के डायरेक्टर जनरल बने थे। तो ये नाम ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के ब्रांड एम्बेसडर अभी किसे बनाया गया? तो आंसर होगा मनु भाकर को। मनु भाकर आप सभी जानते हो, वो एक शूटर है। अभी पेरिस ओलंपिक 2024 में 2 ब्रोंज मेडल जीते थे उन्होंने, और अभी उनको पोर्ट शिपिंग और वाटरवेज मिनिस्ट्री का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इस मंत्रालय के मंत्री कौन है? सर्बानंदा सोनोवाल। अभी पेरिस ओलंपिक 2024 में शूटिंग में पदक जीतने वाली वो पहली महिला बनी थी। कौन सा मेडल जीता था? ब्रोंज मेडल। और इसी पेरिस ओलंपिक में मिक्स्ड इवेंट में भी उन्होंने ब्रोंज मेडल जीता था। तो आप कह सकते हो समर ओलंपिक के एक ही संस्करण में 2 मेडल लाने वाली वो पहली भारतीय बनी थी। मनु भाकर इनका नाम है। इससे पहले वो इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड कप में पदक जीतने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय निशानेबाज भी बनी थी। वे हरियाणा से है। और याद रखना, अभी केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय में वो ब्रांड एम्बेसडर बनी है वो। अच्छा, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर्स जो भी नए बने वो सारे मैं आपको रिवाइज कराऊंगा, लेकिन कुछ और बात है यहाँ पे जो मैं आपको और रिवाइज करा दूं। अभी चौथे राष्ट्र के विकास के लिए नारी शक्ति का उपयोग नाम से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कहाँ पे? चेन्नई में। चेन्नई बंदरगाह के अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल पर। और वहीं पे मंत्री जी ने मनु भाकर के साथ साथ समुद्र व अन्य क्षेत्रों में महिलाओं के उनकी उपलब्धियों में जो उनके योगदान रहे हैं उनके लिए सम्मानित किया। वैसे तो सभी महिलाओं के नाम मैंने आपको यहाँ पे शो कर दिए हैं लिस्ट में, पर ये 4 महिलाओं के नाम आप जरूर ध्यान में रखना, जैसे कि सोनाली बनर्जी भारतीय मर्केंटाइल मरीन के इतिहास में पहली महिला मरीन इंजीनियर हैं। और लेफ्टिनेंट कमांडर वर्तिका जोशी की बात करें तो आईएनएसवी तारिणी की पहली महिला कैप्टन है। और थुलासीमथी मुरुगेसन ये एक बैडमिंटन प्लेयर है और अभी पेरिस पैरालंपिक में सिल्वर जीता था। उसी तरह से मनीषा रामदास ये बैडमिंटन प्लेयर है, अभी पेरिस पैरालंपिक में भी इन्होंने सिल्वर जीता था, तो इनको भी यहाँ पे सम्मानित किया गया। बाकी चलो कुछ ब्रांड एम्बेसडर्स मैं आपको रिवाइज कराऊं तो प्यूमा इंडिया मोहम्मद शमीस के ब्रांड एम्बेसडर बने थे। एडिटेक स्टार्टअप है हेनरी हार्विन एजुकेशन, इसने चेतन भगत को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। बिस्लेरी की बनी थी दीपिका पादुकोण, बोट के बने थे रणवीर सिंह, फिट इंडिया मूवमेंट के नरेंद्र कुमार यादव, एवरेडी बैटरी आती है उसके बने थे नीरज चोपड़ा बीपीसीएल का जो स्पीड पेट्रोल आता है उसके भी बने थे। स्पेस इंडिया की संजना सांगी बनी थी। यूनिसेफ इंडिया की करीना कपूर, मुथूट ग्रुप के शाहरुख खान, तंबाकू नियंत्रण के लिए पीवी सिंधु को ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। बाकी यूनाइटेड नेशन रेफ्यूजी एजेंसी के गुडविल एम्बेसडर बने थे थियो जेम्स। प्यूमा इंडिया देखो एक तो ऊपर ही ऊपर हमने देखा था मोहम्मद शमी बने, और प्यूमा इंडिया के अभी रियान पराग और नीतीश कुमार रेड्डी भी बनाए गए थे, ये क्रिकेटर है। भारत में मोटो जीपी के ब्रांड एम्बेसडर शिखर धवन बनाए गए। और अभी 2024 के लिए कोरिया पर्यटन का मानद राजदूत बनाया था आनंद कुमार को। लॉरियल पेरिस के ब्रांड एम्बेसडर बनी थी आलिया भट्ट। और अभी जो पैरा तीरंदाज है राकेश कुमार और शीतल देवी, इनको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने नेशनल आइकॉन बनाया था, ये भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में जॉर्डन के राजा ने किसे प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया है? तो आंसर होगा जाफर हसन को। जॉर्डन के राजा का नाम है अब्दुल्ला II और अभी उन्होंने ही जॉर्डन के प्रधानमंत्री के रूप में जाफर हसन को नियुक्त किया है। देखो पहले मैं आपको मैप पे दिखाता हूँ जॉर्डन कहाँ पर है। तो ये रहा मैप में जॉर्डन, कैपिटल इसकी अम्मान होती है, करेंसी है जॉर्डेनियन दिनार। अब यहाँ पे मैं आपको क्या करूंगा, 2024 के जो भी इस तरह के इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स हुए हैं प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट को लेकर के, वो सारे मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। 2024 के होंगे ये सारे नाम। अच्छा, उससे पहले एक नाम ये देखो, फिलेमॉन यांग यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 79th सेशन के ये अध्यक्ष बने हैं। ये किस देश के हैं? तो कैमरून से हैं, ये भी याद रखना। चलो अब देखो, अभी थाईलैंड के प्रधानमंत्री बने थे पेटोंगटार्न शिनावात्रा इनका नाम है। और ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री कामिल मद्दोरी बने। एस्टोनिया के प्रधानमंत्री क्रिस्टन मिशेल बने। ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेजेश्कियान, यूके के प्रधानमंत्री किर स्टारमर,
नीदरलैंड के प्रधानमंत्री डिक शूफ, साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति बने फिर से सिरिल रामाफोसा, आइसलैंड के प्रेसिडेंट बने हल्ला थॉमस-डॉटर, मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनी क्लाउडिया शेनबाम, लिथुआनिया के राष्ट्रपति गीतानास नौसैद, चाड के प्रधानमंत्री अल्लामाय हलीना, चाड के राष्ट्रपति मोहम्मद इदरिस टीबी, वियतनाम के राष्ट्रपति टू लैम, क्रोएशिया के प्रधानमंत्री आंद्रेज प्लेंकोविक, स्कॉटलैंड की फर्स्ट मिनिस्टर जॉन स्विनी, पनामा के राष्ट्रपति जॉस राउल मुलिनो, सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग और वहीं आइसलैंड के प्रधानमंत्री बनर्जी बेनेडिक्टसन बने। अभी जो हमने पीछे देखा था आइसलैंड, वहां पे राष्ट्रपति की बात हमने करी थी हल्ला थॉमस-डॉटर, यहाँ हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री की, तो कंफ्यूज मत होना। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी, मिस्र यानी कि इजिप्ट के तीसरी बार राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी बने, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के प्रधानमंत्री जुडिथ सुमिनवा तुलुका बने और सेनेगल के राष्ट्रपति बासिरो डियोमाय फे, पुर्तगाल के प्रधानमंत्री लुइस मोंटेनेग्रो, आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री साइमन हैरिस, फिलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री मोहम्मद मुस्तफा, हंगरी के राष्ट्रपति तामस सुल्याक, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी, इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट प्रबोवो सुबियांतो, यमन के प्रधानमंत्री अहमद अवद बिन, अल सल्वाडोर के प्रेसिडेंट नयाब बुकेले, कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री ओल्जास बेक्टेनोव, फिनलैंड के प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर स्तब और कोमोरोस के प्रेसिडेंट अजाली असोमानी, ग्वाटेमाला के नए प्रेसिडेंट बर्नार्डो एवरेलो, ताइवान के प्रेसिडेंट लाई चिंगते, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के प्रेसिडेंट फेलिक्स त्शेसिकेदी, वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो, फ्रांस के प्रधानमंत्री मिशेल बार्नियर और अल्जीरिया के राष्ट्रपति अब्देल मजीद तेब्बोने बने। तो ये 2024 में जितने भी देशों में प्रेसिडेंट या प्रधानमंत्री नए बने थे वो सारे मैंने यहाँ पे आपको रिवाइज करवा दिए, तो ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, हाल ही में हकुतो R2 चंद्र मिशन किसने लॉन्च करने की अभी घोषणा की है? तो आंसर होगा जापान। आपको याद होगा चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला 5वां देश ये जापान बना था और उसके चंद्र मिशन का नाम स्लिम था या मून स्नाइपर मिशन भी हम उसको कहते हैं। और हमने पढ़ा भी था कि अभी जापान का इससे संपर्क टूट गया है तो जापान ने इसे बंद कर दिया है और अब जापान ने कहा कि वो एक और चंद्र मिशन को लॉन्च करेगा जिसका नाम हकुतो R2 होगा। ये साल दिसंबर तक इसे लॉन्च करेंगे। किस रॉकेट से लॉन्च करने वाले हैं? तो फॉल्कन 9 से, जो कि स्पेसएक्स का है और इसमें एक लैंडर और एक रोवर भी होगा। लैंडर का नाम है रिसाइलेंस और रोवर है टेनेसियस। अच्छा, अब मैं आपको जापान ले चल लूंगा, लेकिन उससे पहले हमारे चंद्रयान मिशन की हम बात कर रहे थे। हमारा जो मून मिशन है चंद्रयान 3, तो उसे हमने लॉन्च किया था 14 जुलाई 2023 को और इसने सॉफ्ट लैंडिंग किया था वहां पे 23 अगस्त 2000 को। इसीलिए 23 अगस्त को हम राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाते हैं। वैसे चांद पर पहुंचने वाला भारत ये चौथा देश बना था, लेकिन चांद के साउथ पोल पे हमने लैंड किया था, तो चांद के साउथ पोल पे लैंड करने वाला पहला देश भारत बना था। कहां से? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। किस रॉकेट से? LV-M3-M4, जिसे बाहुबली या फैट बॉय भी कहते हैं। इसमें लैंडर का नाम विक्रम है, रोवर प्रज्ञान है, प्रोजेक्ट डायरेक्टर का नाम P वीर मुथवेल है और जिस पॉइंट पे हमने लैंड किया था उसको हमने नाम दिया है शिव शक्ति पॉइंट। बाकी जापान की बात है तो ये रहा मैप में जापान। कैपिटल इसकी टोक्यो है, करेंसी है येन और अभी यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है फूमियो किशिदा। देखो, जापान का जो सबसे ऊंचा पर्वत है उसे माउंट फुजी कहते हैं। यहाँ पे 4 बड़े द्वीप आपको मिलेंगे, होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशु। जापान को सुकुमारों का देश, निप्पन देश या सूर्योदय का देश भी कहते हैं। जापान के साथ कई तरह की मिलिट्री एक्सरसाइज हम करते हैं, जैसे कि धर्मा गार्जन, वीर गार्जन, जिमैक्स, शिन्यू मैत्री, सहयोग काजिन और मालाबार अभ्यास भी होता है जो क्वाड देशों के बीच में होता है। बाकी आपको याद होगा अब तटीय पोत से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन लॉन्च करने वाला पहला देश जापान है और जापान की जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम जाक्सा है और हमारी है इसरो। तो ये दोनों मिलकर के चंद्रमा पर एक लुपेक्स मिशन लॉन्च करेंगे 2025 में। लुपेक्स का मतलब हो गया लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन और दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह ये जापान ने बनाया जिसका नाम है लिग्नोसेट। इसे मैग्नोलिया नामक पेड़ों की लकड़ी से बनाया गया और भारत सरकार ने ग्रीन अमोनिया निर्यात के लिए पहला समझौता जापान के साथ किया। अभी सहयोग काजिन एक्सरसाइज इस साल हमने किया जापान के साथ चेन्नई में, धर्मा गार्जन एक्सरसाइज राजस्थान में किया और जिमेक्स एक्सरसाइज ये जापान में किया। ये इसी साल किए तीनों और
अभी दुनिया की सबसे उम्रदराज इंसान बन गई है, उनका नाम है टोमिको इटुका। 116 वर्ष इनकी आयु है, ये जापान से ही है। तो इतने पॉइंट आप जापान से ध्यान रखें। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में नाडा भारतीय समावेश सम्मेलन का दूसरा संस्करण कहाँ पे आयोजित किया गया? तो आंसर होगा नई दिल्ली में। तो नाडा इंडिया इंक्लूजन कॉन्क्लेव यानी कि नाडा भारतीय समावेश सम्मेलन 2024 की हम बात कर रहे हैं। इस बार ये इसका दूसरा संस्करण है जो कि 17 और 18 सितंबर को हुआ। कहाँ पे? नई दिल्ली में। इसका जो पहला संस्करण है वो 2022 में हुआ था नई दिल्ली में। और इस सम्मेलन के आयोजन करने का उद्देश्य पैरा एथलीटों को डोपिंग रोधी के बारे में यानी कि एंटी डोपिंग के बारे में शिक्षित करना और उसके बारे में जागरूकता पैदा करना। वैसे हमारे केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री कौन है? मनसुख मांडविया हैं। आपको याद होगा इसी तरह से वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी की अब रिपोर्ट आई थी और उसमें बताया गया कि दुनिया में सबसे ज्यादा डोपिंग के मामले ये किस देश में पाए गए। पहले स्थान पे रशिया, दूसरे पे भारत और तीसरे पे चाइना। वैसे भारत में जो एंटी डोपिंग एजेंसी है उसको नाडा कहते हैं, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, जिसकी स्थापना 2005 में होती है और नई दिल्ली में मुख्यालय है और डायरेक्टर जनरल है आशीष भार्गव। और वर्ल्ड वाइड जो एंटी डोपिंग एजेंसी है वो वाडा है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी बोलते हैं उसको। उसकी स्थापना 1999 में होती है। उसका मुख्यालय आपको मॉन्ट्रियल कनाडा में मिलेगा और प्रेसिडेंट है विटोल्ड बांका। और खेलों में डोपिंग का क्या मतलब हो गया? प्रतिबंधित दवाओं का सेवन करना, ऐसी दवाएं जो खिलाड़ी है उसके प्रदर्शन को इम्प्रूव कर देती है लेकिन वो प्रतिबंधित दवाएं हैं, क्योंकि खेलों में खिलाड़ी को अपनी नेचुरल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करना होता है, न कि दवाइयों के पावर का। तो अगर कोई उसे यूज करेगा तो वो गलत है और वो पकड़ा जाता है तो फिर उसे प्रतिबंधित कर दिया जाता है, उस पर बैन लगाए जाते हैं। तो याद रखेंगे। अब इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ, दूसरा संस्करण था। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि अभी तापी पाइपलाइन पर काम करना किसने शुरू करने की घोषणा की है? तो आंसर होगा अफगानिस्तान। तो तापी पाइपलाइन ये एक नेचुरल गैस की पाइपलाइन है। तापी का मतलब हो गया, इसमें 4 देश है। देखो, टी मतलब तुर्कमेनिस्तान, ए से अफ्रीका, पी से पाकिस्तान और आई से इंडिया। तो ये एक प्राकृतिक गैस की पाइपलाइन है। इसमें क्या होगा, अफगानिस्तान के रास्ते तुर्कमेनिस्तान से पाकिस्तान और भारत तक गैस पहुंचाई जाएगी, नेचुरल गैस। ये लगभग लंबाई में बात करोगे तो 1800 किलोमीटर लंबी होगी और ये गैस तुर्कमेनिस्तान के गैल्किनिश गैस फील्ड से आएगी, वहां से गैस निकाली जाएगी और भारत में पंजाब के फजिल्का तक ये पाइपलाइन बिछाई जाएगी। और तुर्कमेनिस्तान में तो इसका कार्य पूरा हो चुका है, अब अफगानिस्तान में इस पर काम करना शुरू कर दिया गया। देखो, तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल क्या होती है? आशगबत होती है। अच्छा, मुझे बताओ, जो एलपीजी होती है हमारे घरों पे, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, उसमें मुख्य कंटेंट क्या होता है, कंपोनेंट क्या होता है? प्रोपेन और ब्यूटेन। और उसमें जो स्मेल आती है वो स्मेल आती है इथाइल मर्केप्टन के कारण। वो स्मेल नहीं आएगी तो हमें पता नहीं लगेगा गैस लीक हो रही है नहीं हो रही। तो गैस का पता लगाने के लिए कि वो लिया नहीं हो रही है, इसीलिए वो स्मेल उसमें डाली जाती है ताकि हम तुरंत कोई एक्शन ले सकें, या तो गैस बंद कर दो या डोर वगैरह खोल दो। और सीएनजी में इसी तरह से मेन कंपोनेंट होता है मीथेन का, CH4। तो ध्यान रखना ये। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, हाल ही में टाइम्स ट्रेवल ने किसे एशिया में सबसे फोटोजेनिक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का खिताब दिया? तो आंसर होगा अंकोर वाट। तो अभी टाइम्स ट्रेवल ने सर्वाधिक फोटोजेनिक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का खिताब दिया है। किसे? अंकोर वाट मंदिर को, जो आपको कंबोडिया में मिलेगा। इसका मतलब हुआ कि किस यूनेस्को स्थल के सबसे ज्यादा फोटो खींचे गए लोगों के द्वारा और सबसे ज्यादा उसे शेयर किया गया। तो पहले स्थान पे जो कंबोडिया का अंकोर वाट का मंदिर है वो रहा, दूसरे स्थान पे ताजमहल है और तीसरे स्थान पे चीन की दीवार है। और आप देखोगे भारत का एक और यूनेस्को स्थल है जो इसमें टॉप 10 में रहा है, हम्पी जो कर्नाटक में है, वो इसमें 10वें स्थान पे रहा। आपको पता है अंकोर वाट का ये जो मंदिर है इसका निर्माण किसने करवाया था? तो खेमर वंश ने, खेमर वंश के सूर्यवर्मन सेकंड ने। और कौन से भगवान को समर्पित है ये मंदिर? भगवान विष्णु को। आप कह सकते हो भारत के बाहर भगवान विष्णु का सबसे बड़ा मंदिर है ये। और कंबोडिया की कैपिटल क्या होती है? नोम फे होती है, नोम फे। तो ध्यान रखना ये। अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा, एक होमवर्क प्रश्न, अभी तक एक भी होमवर्क प्रश्न मैंने आपको नहीं दिया, तो सुनो आपका आज का होमवर्क प्रश्न। अभी यूनेस्को की भारत में सबसे नवीनतम वर्ल्ड हेरिटेज साइट, विश्व धरोहर स्थल अभी कौन सा बना था?
वो असम का बना था, तो आप बताएंगे कौन सा और कौन से नंबर का बना था, बताइएगा। हम अगला प्रश्न देखते हैं अभी। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहां सिद्धेश्वरी मंदिर का उद्घाटन किया, तो आंसर होगा त्रिपुरा। तो अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक शाह के साथ मिलकर के अभी त्रिपुरा में सिद्धेश्वरी मंदिर का उद्घाटन किया। त्रिपुरा में भी कहां पे? त्रिपुरा में बरकाथाल नामक स्थान है, वहां पे। अच्छा, मंदिर की बात है, कुछ इंपॉर्टेंट मंदिर जो न्यूज में रहे थे वो मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। जैसे पूछे दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर कहाँ बन रहा है? बिहार में 2025 तक बन जाएगा। मंदिर संग्रहालय बनेगा उत्तर प्रदेश के अयोध्या में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में संत रविदास मंदिर की आधारशिला रखी। दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक ये खुलेगा या बनेगा पश्चिम बंगाल में, यह वैदिक तारामंडल का मंदिर होगा। विश्व का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन और एक्सपो का आयोजन हुआ वाराणसी में। तुंगनाथ मंदिर ये उत्तराखंड में है। रामप्पा मंदिर तेलंगाना में। कामाख्या देवी मंदिर असम में और कोणार्क सूर्य मंदिर आपको मिलेगा उड़ीसा में। बाकी वैसे बात यहाँ पे त्रिपुरा की थी, तो ये रहा मैप में त्रिपुरा। कैपिटल इसकी अगरतला होती है। मुख्यमंत्री है माणिक शाह और गवर्नर है इंद्रसेन रेड्डी। बाकी ये कुछ फेस्टिवल्स है यहाँ पे मनाए जाते हैं, जैसे कि होजगिरी फेस्टिवल हो गया, कोकबोरोक भाषा दिवस होता है यहाँ पे, चापचार कुट महोत्सव होता है, सागा दावा फेस्टिवल, मी दम ना फी महोत्सव, वांगला महोत्सव, खर्ची पूजा महोत्सव, गरिया पूजा महोत्सव और एक केर पूजा भी यहाँ पे होता है। आपको पता है त्रिपुरा जो है ये बांग्लादेश से तीनों साइड से घिरा हुआ है और त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच की जो सीमा रेखा है उसे जीरो लाइन कहते हैं। तो त्रिपुरा से ये सारे पॉइंट मैंने आपको रिवाइज करा दिए एक साथ। बाकी ये थी आज की आपकी करंट अफेयर्स की क्लास। अच्छा, आज मैं बीच में बताना भूल गया, जो भी नए स्टूडेंट्स पहली बार करके एग्जाम चैनल पे ये करंट अफेयर्स का वीडियो देख रहे हैं, आपको बता दूं इन सभी क्वेश्चंस का पीडीएफ आपको मिल जाएगा और ये जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स मैं आपको दे रहा हूँ ये भी उसी में आपको मिल जाएगा, बिल्कुल फ्री होता है पीडीएफ। कहाँ मिलेगा? अपने टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। बाकी अगर सेशन आपको अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में एक बार शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो को। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का मैं आपको क्विक रिवीजन करा दूं, फिर हम सेशन एंड करते हैं। तो यहाँ पे हम 18 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर रहे हैं। पहला प्रश्न पूछा कि 5वीं बार किसने चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता, मींस एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का, तो आंसर होगा भारत ने। फिर पूछा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक बने अनुराग गर्ग। फिर पूछा दिल्ली के नए मुख्यमंत्री बन गई कौन, आतिशी। और अभी हाल ही में लॉन्च पॉलिटिक्स के 5 दशक ये आत्मकथा है किसकी, सुशील कुमार शिंदे की। फिर पूछा चौथे वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा निवेश बैठक और एक्सपो का आयोजन हुआ कहाँ पे, गांधीनगर में। फिर पूछा एनपीएस वात्सल्य योजना को शुरू किया अभी हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। और भी राष्ट्रीय इंजीनियर्स दिवस मनाया 15 सितंबर को। ब्लॉकचेन एनालिटिक्स कंपनी है चैनलिसिस, इसके अनुसार क्रिप्टो अपनाने वाला टॉप देश भारत है। और भास्कर प्लेटफॉर्म किस मंत्रालय ने लॉन्च किया, तो आंसर होगा वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय। और एक रिसर्च सैटेलाइट है चामरान-1, इसको किसने लॉन्च किया, तो ईरान ने। तो चलो अभी कल का होमवर्क प्रश्न भी देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल के वीडियो में पूछा था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के अनुसार भारत को डोपिंग रोधी शुल्कों में विश्व में स्तर पर कौन सा स्थान मिला है, तो आंसर होगा दूसरा स्थान। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।